Macaphiaja world. अब हमें यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज करनी है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। दोनों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हुए एक एक करके जाना है। सबसे पहला मैंने प्रॉपर्टी पिक किया है बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको मैं एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन दे रहा हूँ और इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोल रहा हूँ, बताइए क्या होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। What will be the order of boiling point for 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री एमीन? ये सब सोचिए, आपको बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो, आपको ये सब लॉजिक अपनी तरफ से थिंक करना चाहिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताइए इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा? अच्छा, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ध्यान रखना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों से कंपेयर किया जाता है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया, और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर कौन सा चीज डोमिनेट करने वाला है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? जो सबसे लेस हिंडर्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, आपको चाहो तो आप ये बना के दिखा भी दे सकते हो कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप एक दूसरा अमोनिया, इसी प्राइमरी अमीन का मॉलिक्यूल लीजिए। अमोनिया के पास आपको पता है कि एक लोन पेयर होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। कौन सी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है बॉइलिंग पॉइंट के लिए? इंटरमॉलिक्यूलर। तो ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। चलिए सेम दूसरा वाला भी आप लोग अपनी तरफ से थिंक करो। वाटर सॉलिबिलिटी, वाटर सॉलिबिलिटी कंपेयर करिए। वाटर सॉलिबिलिटी मतलब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर वाटर के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस का काम करेगा वाटर एसिड। तो कौन ज्यादा आसानी से प्रोटॉन देगा और कौन डिफिकल्टी से प्रोटॉन देगा, इसी पे उनकी वाटर सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी। तो जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा वो सबसे आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री की वाटर सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है सभी को? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक नेचर कंपैरिजन। अगर आप जेई का पेपर उठाएंगे किसी भी सेशन का, किसी ना किसी एक पेपर में, क्योंकि अब तो मल्टीपल पेपर होते हैं, जैसे 7 to 8 पेपर होते हैं एक सेशन में, तो 7 to 8 पेपर में से कोई एक पेपर ऐसा जरूर होगा जिसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। जब ये जेई का पेपर एक होता था पूरे साल में, उस टाइम ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक होता था जो रिपीट करता था। मतलब जेई बहुत कम चीजें रिपीट करता है अपने पेपर में, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमम रिपीट होता है, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। तो इसको कैसे आप याद रखोगे? आपने जीओसी पढ़ा हुआ है, आप लोग मुझे बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक करेक्टर के लिए? इसको तो जरूर आपको बताना चाहिए आंसर। कौन बताना चाहेगा? आप सब ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मतलब आपने जीओसी नहीं पढ़ा है।
तब आप ये मान लीजिए कि आपको जीओसी नहीं आती है, आपको जीओसी रिवाइज करने की जरूरत है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन रिपीट। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बनाना है। चलो मैं उसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं। लाइक अगर मैंने बोल दिया मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन, इन तीनों का बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बनाइए। वाई? ठीक है, प्रथमेश ने अपना आंसर दिया है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसने रीजन दिया है बिकॉज ऑफ हाई प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, बाकी लोगों के पास कोई लॉजिक, कोई और दूसरा आंसर है, या सभी लोग इसी से एग्री कर रहे हैं? बोल दीजिए। सभी लोग इससे एग्री कर रहे हैं या आपके पास कुछ और आंसर है? कुछ ना कुछ तो बोलना है भाई, देखिए चुपचाप नहीं बैठना है किसी को भी। सर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, वाई? सर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और किसी के पास कोई आंसर है? एनीवन? कोई डिफरेंट आंसर? खुशबू, काव्या, रुचित? नहीं सर, आई एग्री विद Tanya and Prathamesh. मैंने एक्चुअली आपको जीओसी नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं इतना श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जनरली कोई भी टीचर जब क्लास में जीओसी पढ़ाते हैं और बेसिक करेक्टर पढ़ाते हैं, तो दिस इज द मोस्ट पेट एग्जाम्पल ऑफ एवरी टीचर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है 2 डिग्री का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 3 डिग्री का होता है, और फिर 1 डिग्री का होता है। और ये चीज मैं किसके लिए बोल रहा हूं? एक्वस सोल्यूशन के लिए। जब भी आपको कोई बेस की बेसिक करेक्टर की बात की जाती है, तो बाय डिफॉल्ट अगर वहां कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या लेंगे? एक्वस सोल्यूशन लेंगे। अगर क्वेश्चन में अदर देन एक्वस सोल्यूशन लाइक गैसियस स्टेट उसको चाहिए होगा, तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा आपको कि वहां पर गैसियस स्टेज है, सॉरी ये यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब आते हैं रीजन, लॉजिक, क्या हुआ, क्यों हुआ। देखिए जब ये सिर्फ गैसियस स्टेज में होता है, जब ये सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है, तो उस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की कोई कमी नहीं होती है कंपाउंड में। कंपाउंड हैज इनफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो वहां पर तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क करता है? प्लस आई इफेक्ट, और ऑर्डर वही होगा जो आप सब लोगों ने एग्री किया। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर गैसियस स्टेट। लेकिन इन एक्वस स्टेट वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लिमिटेड। तो अब अगर किसी भी लुईस बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस का हम बेसिक करेक्टर देखते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी के ऊपर। आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों में ही प्लस आई इफेक्ट तो कहता है कि नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज है, वो सबसे आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और ये सबसे अच्छा बेस होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट तो बार बार आपसे यही कह रहा है, लेकिन वहां पर साथ साथ वाटर बैठा हुआ है। हम लोग जब भी कोई बेस हमारे सामने होता है ना, किसी भी बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? जो भी वहां पर प्रोटॉन का डोनर है। वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, वाटर को डिसाइड करना है कि कौन से बेस के पास जाना है। वाटर के पास 2-3 पैरामीटर होंगे जिसको वो देखेगा। एक पैरामीटर है कि
प्लस आई इफेक्ट देखेगा, प्लस आई इफेक्ट देखेगा तो उसको लगेगा कि मोस्ट लाइकली तो यहाँ पर 3 डिग्री पे जाना चाहिए हमें, ठीक है, मोस्ट लाइकली उसको 3 डिग्री पे जाना चाहिए ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? नाइट्रोजन इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, और उस नाइट्रोजन को काफी बड़े बड़े CH3 के ग्रुप्स ने क्राउड करके रखा हुआ है। जो बड़े बड़े CH3 के ग्रुप है उसने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्राउडेड करके रखा है। अब ये वाटर देख रहा है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री के पास है, उसकी टेंडेंसी है कि वो वहीं पे जाना चाहेगा, बट लेकिन वो वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो उसको कवर करके रखे हुए हैं ये उसको शील्ड कर रहे हैं, ये उसको वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। is due to the steric hindrance present at nitrogen and small size of nitrogen, जो वाटर प्रोटॉन देगा उस प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये प्रोटॉन अपना देगा, ठीक है। अब ये प्रोटॉन इन तीनों के में से जो सबसे पहले एक्सेप्ट कर देगा वाटर, उसी को ही स्ट्रॉन्ग बेस अनाउंस कर देगा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करेगा H+ वो सबसे वीक बेस हो जाएगा। तो वाटर जब इस मिथाइल के एमीन्स के पास अपना प्रोटॉन भेजता है तो ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस वो 3 डिग्री के पास जाता है लेकिन लौट आता है, फिर उसके बाद वो 2 डिग्री के पास जाता है। 2 डिग्री के पास कंपेरेटिवली उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है जितना 3 डिग्री में था, और सफिशिएंटली प्लस आई इफेक्ट है, तो इसलिए H+ 2 डिग्री के पास चला जाएगा और 2 डिग्री बिकम मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के पास वो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कौन विन कर रहा है? 2 डिग्री विन द रेस, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। अच्छा, यहां पर एक और केस होता है, अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और बढ़ा दें, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देने से मेरा मतलब है कि हमने मिथाइल की जगह पर इथाइल लगा दिया, मिथाइल की जगह पर हमने इथाइल लगा दिया है। अब क्या होगा? अब वाटर क्या करेगा? अब वाटर फिर से देखेगा कि वो कहां पर आसानी से जा पाएगा, तो अगेन 2 डिग्री तो रेस जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन 1 डिग्री और 3 डिग्री में जब कंपैरिजन होगा तो इसका प्लस ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट, इसका जो माइनस चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा, जो कि वाटर के प्रोटॉन को इस स्टेरिक क्राउडिंग को भी विन करके जीत जाएगा, और यहाँ पर ये 3 डिग्री इधर आ जाएगा और 1 डिग्री लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं इनको एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता तो रट लीजिए आप अपने नाम की तरह। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का ये बिल्कुल आने ही वाला है, और बोर्ड के पेपर में भी आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आपके स्कूल की बुक में भी ये ऑर्डर मेंशन्ड है। तो ये ऑर्डर नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। जब गैसियस स्टेट में होते हैं तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है, नो स्टेरिक रिपल्शन, बट इन एक्वस स्टेट स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट्स प्लस आई इफेक्ट। नोट डाउन। सर फिर अगर वाटर में CH3 है, CH3 NH2 और ये सब, तो फिर वो 2 डिग्री क्यों, मतलब 1 डिग्री आना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो लीस्ट है। वाटर के पास यानी प्रोटॉन के पास क्या ड्राइविंग फोर्स है? वो क्या ढूंढ रहा है सामने वाले कंपाउंड में? निगेटिव चार्ज। किसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा है? सबसे पहले वो गया 3 डिग्री के पास, सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज था ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट, वहां पर वो क्राउडिंग की वजह से नहीं घुस पाया, तो वो सॉर्टिंग करता हुआ 2 डिग्री पे गया, क्योंकि 2 डिग्री के पास सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा नेगेटिव चार्ज था, वहां पर उतना हिंड्रेंस नहीं मिला। वो नेगेटिव चार्ज क्या है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कभी भी ऐसा नहीं कि निग्लेक्ट हो गया, वो है वहां पर, बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, बट वो हमेशा है, इसीलिए 3 डिग्री के बाद वो 2 डिग्री पे गया। अगर वो सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखता तो डायरेक्टली 1 डिग्री पे चला जाता, उसका टारगेट स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, स्टेरिक हिंड्रेंस को तो ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसका पूरा फोकस है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, कहां पर लोन पेयर के पास निगेटिव चार्ज सबसे अच्छा है, वो उसकी तरफ भागेगा,
लेकिन अब वो वहां पे पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू दी शील्डिंग ऑफ अदर ग्रुप्स, तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं तो उसकी पहली प्रायोरिटी है ज्यादा निगेटिव चार्ज वाले के पास जाने की। इसीलिए वो हमेशा 2 डिग्री के पास पहुंच जाता है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज। 3 डिग्री को छोड़ते ही वो 2 डिग्री के पास जाता है। 2 डिग्री के पास के बाद वो वापस 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करता है। इसीलिए तो देखो इथाइल वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस को भी विन कर गया कौन, इस वाले एग्जांपल में 3 डिग्री 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस को प्लस आई इफेक्ट विन कर गया है, क्योंकि 1 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री के प्लस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इतना कम है कि ये यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा विच विंस 1 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन 2 डिग्री को फिर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप अपने पास बहुत अच्छे से रखिएगा। ये एलिफेटिक एमीन के लिए था। तो एलिफेटिक एमीन में तो हम प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, लेकिन अगर एरोमेटिक एमीन होता था तो हम वहां पर क्या देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों को हम देखते हैं वहां पर। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नाउ कम टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अब हमें केमिकल रिएक्शंस को देखना है यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको पता है कि एमीन अपने आप में एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, लुईस बेस है, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस वाली रिएक्शंस भी करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वही रिएक्शंस देख रहे हैं जहां पर इसका बेसिक बिहेवियर डोमिनेट कर रहा है। तो फर्स्ट हमने लिखा रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी एमीन ले लीजिए, मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं और इसको किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट कराइए। तो एसिड के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएगा, RNH3 प्लस Cl माइनस, इस तरीके से बनाएगा। ये काफी आसान रिएक्शन थी, आप अपने आप भी लिख सकते थे इस चीज को। ठीक है, इसी के बाद दूसरी रिएक्शन है एसाइलेशन। ये भी इसके एसिडिक नेचर को शो करता है, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता है कि आप कोई भी एमीन ले लीजिए और इस एमीन को आप एसिड के क्लोराइड के साथ या फिर एसिड के एनहाइड्राइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एसाइलेशन कर देता है किसका, इस NH2 ग्रुप का, और आपको प्रोडक्ट कैसा मिलता है, RNHCOR, ऐसा। यानी यहां से एक H और ये Cl बन जाएगा और आपको ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, एसाइलेट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेटेड प्रोडक्ट। अब ये R आपका जैसा होगा वैसी इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, ये रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन देते हैं। ये रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन देंगे। इस रिएक्शन का एक नेम होता है। इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे एक एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। अगर हम ये एरोमेटिक ले लें तो इसी को ही हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH NH CO PH। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, HCl। What will be the name of this reaction? This reaction is named as Shorten-Bowman reaction. नोट कर लीजिए,
शॉर्टेन बॉर्मन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन अच्छे से लिख लीजिए अपने पास। कम टू नेक्स्ट मेथड, थर्ड, रिएक्शन विद HNO2, या फिर एल्काइलेशन और कर लेते, फिर उसकी तरफ चलते हैं। एल्काइलेशन, ऑल्दो ये हम लोगों ने प्रिपरेशन में करके रखा हुआ है। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में आप सिंपली एमीन लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो। टर्शरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता, और इसको अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, लाइक R-X मैंने ले लिया यहाँ पर, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ से एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको इस तरह से सेकेंडरी एमीन देगा। और ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस तरीके से आप टर्शरी एमीन वगैरह बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके बाद एक और स्टेप तक आगे ले जाए तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाएगा। अगर आप इसको एक स्टेप और आगे ले जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, R-3N4X-। दिस इज योर एल्काइलेशन। तो ये हम लोगों ने पहले किया हुआ था, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2, HNO2 बोला जाए या फिर बोला जाए आपसे NaNO2HCl। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए एलिफैटिक और एरोमेटिक, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हमने एक यहाँ पर एलिफैटिक एमीन ले लिया है तो उस केस में अगर हमने इसको HNO2 के साथ में रिएक्ट कराया तो ये हमें क्या देता है प्रोडक्ट, अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस देगा। आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन कन्वर्जन में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब भी आपको एमीन से अल्कोहल बनाना है आपके दिमाग में यही रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर यहाँ पर एरोमेटिक होता, कौन, एमीन, जैसे कि हमने यहाँ पर PHNH2 एनिलीन ले लिया, दिस इज एरोमेटिक एमीन एनिलीन, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर HNO2 बोलिए या NaNO2HCl बोलिए, बट यहाँ पर टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्या बना कर देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O, अगर हमने यहाँ पर HNO2 वगैरह दिया है। बाकी नहीं तो आप सिर्फ इतना भी लेके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को ध्यान रखिएगा। इस जो ये एरोमेटिक वाला स्टेप है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन। दिस रिएक्शन इज नेम एज डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो ये हमने जो रिएक्शन देखी है, पहला इसको आप ऐसे हेडिंग डाल सकते थे, विद 1 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के साथ HNO2 की रिएक्शन। अब इसके बाद आते हैं 2 डिग्री एमीन के साथ HNO2 की रिएक्शन विद 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। अगर हमने यहाँ पर 2 डिग्री एमीन लिया और उसके साथ में HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें नाइट्रोसो एमीन देता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर 2 डिग्री एमीन ले लिया, कोई भी एक NHCH3, और इसको हम लोग HNO2 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हमें क्या देता है, नाइट्रोसो एमीन प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, N, ये CH3 अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर NO नाइट्रोसो ग्रुप आके जुड़ जाएगा, NO। तो इस नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो एमीन, इट इज नेम एज N नाइट्रोसो एमीन। और इसी कंपाउंड के बारे में एक लाइन नोट कर लीजिए, इट इज इंसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज
insoluble in aqueous solution and separate out as yellow oily layer, येलो ऑयली लेयर। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑन वार्मिंग विद, इसी को ही ऑन वार्मिंग विद फिनॉल, ऑन वार्मिंग विद फिनॉल एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्रोड्यूसेस रेड कलर। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? येलो से कैसा हो गया? रेड कलर। ठीक है, और फिर इसको हमने NaOH इसमें डाला। जैसे NaOH डालते हैं तो यही रेड कलर चेंज होके क्या हो जाता है? ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लू आता है यहाँ पर हमारा टेस्ट कंफर्म हो गया। ये एक्चुअली एक टेस्ट है। क्या टेस्ट है? इस टेस्ट का नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये टेस्ट आपके सिलेबस में है बोर्ड के, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये किसको किसको टेस्ट करता है? ये एक तो फिनॉल को टेस्ट करता है, ठीक है, ये फिनॉल का टेस्ट है, एज वेल एज ये 2 डिग्री एमीन का टेस्ट है। तो 2 डिग्री एमीन और फिनॉल को टेस्ट करना होता है तो हम लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स लिख लीजिए इसके, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के। हमने 1 डिग्री एमीन के साथ HNO2 की रिएक्शन देखी, 2 डिग्री एमीन के साथ देखी, इसके बाद हमें 3 डिग्री एमीन के साथ इसकी रिएक्शन देखनी है। 3 डिग्री में इसकी रिएक्शन एलिफेटिक के साथ अलग होती है और एरोमेटिक के साथ अलग होती है। दोनों रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। हाँ सर। चलिए, अभी इसकी रिएक्शन विद 3 डिग्री एमीन, विद 3 डिग्री एमीन। तो पहले मैं एक एलिफेटिक लेता हूँ। एलिफेटिक अगर मैंने लिया यहाँ पर CH3 होल थ्राइस N और हमने इसमें HNO2 डाला, ठीक है, तो ये सिंपली इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ये बेस है, ये एसिड है, ये दोनों जाके ज्वाइन हो जाएंगे। ये दोनों इस तरह से आकर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हुई, कुछ भी नया काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी जगह पर एरोमेटिक बेस लेते हैं तो एरोमेटिक बेस में क्या चीज रहती है? एरोमेटिक बेस एक तो देखो क्राउडेड है, इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया है, तो इसका बेसिक नेचर डोमिनेट नहीं करेगा। दूसरा, इसका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो एमीन ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो CH3 से क्राउडेड है, तो H+ वहां जा ही नहीं पाया। सिर्फ इसके पैरा पोजीशन पर क्या लग गया? NO। ऑर्थो पे भी नहीं जा पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो पैरा पे जाएगा। तो ये जो कंपाउंड मिलता है पैरा नाइट्रोसो डाइमिथाइल डाइमिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पर ये आपको ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ये क्या मिलता है हमें? ग्रीन कलर का कंपाउंड। दैट्स इट। ये एक रिएक्शन हो गई आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को अलग अलग शो करने वाली रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम लोग सेपरेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। यानी अगर आपको कोई एक अननोन मिक्सचर दे दिया जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं पता है, आपको कंफर्म करना है, तो आप HNO2 का यूज करिए। अगर आप उसमें HNO2 डाल दीजिए, ठीक है, और अगर वहां पर वो नाइट्रोजन गैस वगैरह रिलीज कर रहा है तो प्राइमरी है, और अगर वहां पर आपका लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कंफर्म हो जा रहा है तो 2 डिग्री है, और अगर वहां पे कोई भी कलरलेस सॉल्ट बन रहा है तो वो एक 1 डिग्री हो सकता, 3 डिग्री हो सकता है, और अगर एरोमेटिक 3 डिग्री होगा तो आपको ग्रीन कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेशन करने का भी काम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, दैट इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन,
हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल सब लोग जानते हैं ना? आप में से कोई ऐसा है जो मस्टर्ड ऑयल नहीं जानता? आपको मस्टर्ड ऑयल इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है वो मस्टर्ड ऑयल की होती है, और स्मेल से टेस्ट को पहचाना जाता है। इसलिए आपको मस्टर्ड ऑयल की स्मेल पता होगी, तभी आप इस टेस्ट को समझ पाओगे, लैब में रियलाइज कर पाओगे। चलिए, तो ये मैंने बताया कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट करने के लिए यूज में आता है। तो पहले मैं 1 डिग्री ले रहा हूं। यहाँ पर हमने एक 1 डिग्री एमीन लिया। इसका रिएजेंट क्या होता है? कार्बन डाई सल्फाइड। इसका रिएजेंट है कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड के साथ में ये कैसे वर्क करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ये यहाँ से इस तरह से माइनस प्लस चार्ज क्रिएट करेगा, और ये यहाँ पर डिसोशिएट होगा RNH माइनस और H प्लस के फॉर्म में, और यही जाके यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। और आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको यहाँ पर C के ऊपर क्या लग जाएगा? NHR, और S के ऊपर क्या लग जाएगा? यहाँ पर H। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या करेंगे? मर्क्यूरी क्लोराइड डाल देंगे। अभी आपको कुछ नहीं पता चला, आप सिंपली उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड डालिए। जैसे ही आपने मर्क्यूरी क्लोराइड डालोगे, ये यहाँ पर बनाएगा RNCS। NCS क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट बनेगा, और यही कंपाउंड जो होता है ये आपको मस्टर्ड ऑयल स्मेल देता है। इसी कंपाउंड की वजह से इस टेस्ट को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो मरकरी का सल्फाइड बनता है, और दूसरा HCl बनेगा। नोट कर लीजिए फॉर 1 डिग्री। क्या होता है? NCS आपने वो ये लास्ट में नहीं सर, फर्स्ट वाले कार्बन डाइसल्फाइड CS2। अब मैंने उसको ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है, सो दैट आप रिएक्शन को लर्न कर सको, आसानी से समझ पाओगे, तो याद भी रहेगा। ये 1 डिग्री के साथ में है। अब यहीं पर अगर हम 2 डिग्री ले लें, तो 2 डिग्री के साथ में हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया और रिएक्ट कराया। तो पहले स्टेप में तो रिएक्शन होगी, पहले स्टेप में तो रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड डालते हैं, नो रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। पहला स्टेप में रिएक्शन हुई, यानी चेंज आपको दिखा, और थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो 2 डिग्री एमीन कंफर्म हो जाएगा। अब हमने एक 3 डिग्री एमीन लिया, तो 3 डिग्री एमीन में अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। और आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है? ये H प्लस, और इसके पास तो H प्लस है ही नहीं, तो ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को सेपरेशन करने के काम में आता है। तो सबसे पहला 1 डिग्री वाला ही खाली है जो कंप्लीट मस्टर्ड ऑयल स्मेल देता है, ना 2 डिग्री में स्मेल आती है, ना ही 3 डिग्री में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अपने स्कूल का पेपर देखोगे, जेई का पेपर देखोगे, हर जगह आपको हिंसबर्ग रिएजेंट देखने को मिले, हिंसबर्ग टेस्ट मिलेगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। इस टेस्ट के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे, वी कॉल देम हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक बार तो सीधे सीधे लास्ट ईयर 2019 में सीधे सीधे हिंसबर्ग रिएजेंट ही पूछा था। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलिए, अब ये भी क्या करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट करता है और उनको कंफर्म करता है। तो फिर वापस से हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले हमने एक बार 1 डिग्री ले लिया है, यहाँ पर 1 डिग्री लिया, और फिर इसमें हमने क्या डाल दिया? हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसे ही हमने इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो इसमें जो ये Cl है और इसका HCl बनाता है, और बाकी का पार्ट सिंपली ज्वाइन हो जाएगा। तो RNHSO2PH, ऐसे ये जुड़ जाएगा आके। ये क्या बन गया है? इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो क्या लिखेंगे? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और फिर इसमें आप डाल दीजिए KOH। KOH का काम क्या होगा? कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा उसको निकाल लेगा। तो यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन ये है, इसको वो खींच के बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे K+ जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? R के ऊपर N- और यहीं पर क्या लग जाएगा? K+, और बाकी का ये सब SO2PH एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये क्या बन गया? एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। ड्यू टू दिस आयनिक बॉन्ड ये एक आयनिक कंपाउंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद अब 2 डिग्री लेते हैं। 2 डिग्री में हमने R2NH लिया, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड किया। हिंसबर्ग रिएजेंट एमीन के H के साथ HCl बनाएगा और बाकी का पार्ट सिंपली ज्वाइन हो जाएगा ऐसे। अब इसमें आप क्या करिए? KOH डाल दीजिए। तो KOH डालने पे आपको यहाँ पर कोई चेंज मिलेगा? नहीं, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर H+ ही नहीं बचा। और अगर हमने यहाँ पर 3 डिग्री एमीन ले लिया तो रिएक्शन तो कभी शुरू होगी ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन को शुरू कौन कर रहा था? H+, और H+ है ही नहीं यहाँ पर, तो नो रिएक्शन। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये आपका। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट करने का हिंसबर्ग मेथड। नेक्स्ट मेथड है हॉफमैन मेथड टू सेपरेट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। हम लोग पीछे कितने मेथड पढ़ चुके हैं फॉर दिस पर्पस? 3 मेथड्स। पहला HNO2, दूसरा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और तीसरा था हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें से मस्टर्ड ऑयल और हिंसबर्ग टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हेडिंग डालिए हॉफमैन मेथड टू सेपरेट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। इसका पॉसिबल रिएजेंट क्या होता है? What is its reagent? Its reagent is named as diethyl oxalate. Diethyl oxalate. Diethyl oxalate क्या होता है? आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड आपका ऐसा होता था, दिस वाज ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड में से बस यहां से आप हाइड्रोजन हटाइए और इसकी जगह पर आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए? इथाइल लगा दीजिए। वी कॉल्ड इट डाइथाइल ऑक्जेलेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हम लोग आज की क्लास का पढ़ रहे हैं, हॉफमैन मेथड। इसका रिएजेंट होता है डाइथाइल ऑक्जेलेट। याद रहेगा कैसे इसको याद रखना है आपको? क्योंकि एग्जाम्स में रिएक्शन से ज्यादा कभी कभी रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दे विल आस्क डायरेक्टली व्हाट इज द हॉफमैन रिएजेंट, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आपको वो याद रहने चाहिए। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। हमने यहाँ पर प्राइमरी अमीन ले लिया। प्राइमरी अमीन को हम लोग किससे रिएक्ट कराएंगे? सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमीन ले रहे हैं, और प्राइमरी अमीन को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? डाइथाइल ऑक्जेलेट के साथ।
डाइथाइल ऑक्जेलेट। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी अमीन के 2 मोल कंज्यूम होते हैं। इसमें प्राइमरी अमीन के 2 मोल कंज्यूम होंगे। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं जिससे कि आपको रिएक्शन को याद रखने में आसान हो जाएगा। आप प्राइमरी अमीन को इस तरह से स्प्लिट करके रख दीजिए। ठीक है, फिर इस प्राइमरी अमीन का 1 हाइड्रोजन और ये इथाइल वाला जो पार्ट है इसका सेम यहां से भी ये दोनों इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके रिजल्ट में आपको क्या देते हैं, दे विल गिव यू डाई एल्काइल ऑक्सामाइड। जो भी आपने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया होगा लाइक मिथाइल इथाइल वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आपके पास फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NHR यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ और बाकी का ये CO एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्या बना, 2 moles ऑफ इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डाई एल्काइल ऑक्सामाइड। डाई, ये जनरल नेम है। अब एल्काइल जो भी आप यूज करेंगे अकॉर्डिंगली बोलेंगे इसको। और ये बाई, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये सॉलिड होता है। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड। नोट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ये हमने प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के साथ में कंफर्मेशन होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी अमीन ले सकते हैं। तो सेकेंडरी अमीन क्या होगा हमारा, R2N, उसके पास तो केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो इसको अगर आप एस्टर के साथ में रिएक्ट कराइए, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर तो सिंपली ये हाइड्रोजन और ये अल्कोहलिक पार्ट कंबाइन होके अल्कोहल बना लेगा और आपको प्रोडक्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बी दिस, NR2 और यहाँ पर ये वाला पार्ट एज इट इज पड़ा रहेगा। यही तो होता है। वी कॉल्ड इट डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर, डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर। ठीक है, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड। और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो अगर सॉलिड मिला तो 1 डिग्री अमीन होगा और अगर लिक्विड मिला तो 2 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर 3 डिग्री अमीन लिया तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन, ये हाइड्रोजन स्टार्ट करता है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्या रिएक्शन कभी शुरू हो पाएगी, नो, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पर नो रिएक्शन। तो ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया है फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सेपरेशन मेथड्स भी बोल सकते हैं इनको हम लोग। इसके बाद एक और बहुत अच्छा टेस्ट है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है और उस टेस्ट की खास बात क्या है कि वो टेस्ट एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कैसा भी अमीन हो, वो टेस्ट हर कोई देगा। कोई बता सकता है वो स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं? बोलिए भाई, किसी को पता है? भाई बहुत फेमस टेस्ट है, कार्बिल अमीन टेस्ट। आपने पढ़ा हुआ है वो, कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, और sometime we called it isocyanide टेस्ट।
इस टेस्ट को हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि ये रिएक्शन भोपाल गैस ट्रेजेडी का पार्ट थी, ऐसे भी इस रिएक्शन को याद रखा जाता है। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ एमीन्स, लेकिन कौन सी एमीन? प्राइमरी एमीन। दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो हमने यहाँ पर अगर एक 1 डिग्री एमीन कोई भी ले लिया, अब ये आर आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH और KOH। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है? यहाँ पर आइसोसाइनाइड RNC, और साथ में क्या बनता है? KCl और वाटर। तो ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसी का IUPAC नेम होता है कार्बेल एमीन। इसी का IUPAC नेम है क्या? कार्बेल एमीन। और ये टेस्ट कैसे होता है? इसकी स्मेल से होता है। तो इसकी स्मेल काफी सफोकेटिंग स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, हाईली सफोकेटिंग एंड फाउल स्मेल, मतलब आप सांस ले ही नहीं सकते इसके एनवायरनमेंट में। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। कभी कभी बोर्ड के पेपर वगैरह में मैकेनिज्म आ जाती है। वैसे तो मैं आपको इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, बट बोर्ड के लिए मैकेनिज्म भी आपको जाननी चाहिए। तो इस रिएक्शन में शुरुआत होती है क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन से। आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म में ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ CCl3। और जब हम इसके पास कोई भी बेस ले जाते हैं तो OH माइनस इस H+ को अपने में से पुल करा लेता है। तो OH माइनस इसको जब पुल कराएगा यहाँ से तो वाटर एलिमिनेट करेगा, और बचेगा क्या यहाँ पर? ये H+ निकलने के बाद CCl3 माइनस आपके पास रह जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा? CCl3 माइनस बच जाएगा। ठीक है, फिर इसके अगले स्टेप में क्या होता है कि ये यहाँ पर एक क्लोरीन एटम अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से लीव कर जाता है। तो जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके लीव कर जाता है तो ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके पास यहाँ बचेगा CCl2। और इस कार्बन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC में बताया गया होगा कि व्हाट आर द ट्रिपलेट एंड व्हाट आर सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं और ट्रिपलेट में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डाइक्लोरो क्या है? मीथेन, डाइक्लोरोकार्बीन बोल सकते हैं इसको आप, डाइक्लोरोकार्बीन है। अब इसी डाइक्लोरोकार्बीन यही हमारा इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यही अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब यही कार्बीन क्या करेगा? इस 1 डिग्री एमीन के ऊपर अटैक करता है। तो कार्बीन के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा, क्या है वो चीज? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनका बिहेवियर यहाँ पे कैसा रहता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इनका बिहेवियर कैसा रहता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी कोई एक न्यूक्लियोफाइल यानी लुईस बेस और इलेक्ट्रोफाइल मतलब लुईस एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, और वो एसिड बेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू होती है। यानी ये अपना ये वाला लोन पेयर ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा सो दैट यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? RNH, ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसको? CCl2 को। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अच्छा ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये Cl और H, यहां से HCl एलिमिनेट करेंगे। कौन दोनों एलिमिनेट करेंगे? ये these two will eliminate HCl from here। और आपके पास यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ेगा? R NH प्लस डबल बॉन्ड Cl माइनस Cl माइनस, इतना आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उसके अगले स्टेप में वापस से ये वाला H और Cl ये भी एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर दे के जाएगा और Cl यहां से लीव करेगा। तो फाइनली फिर से HCl लीव करेगा और आपके पास क्या बचेगा? RNC, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। इसी को ही आप लिख सकते थे इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन। अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये हमने सारे टेस्ट देख लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन की। पीछे जो हमने टेस्ट देखे थे वो सब सेपरेशन मेथड्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को सेपरेट करने का। और ये वाला जो रिएक्शन हमने देखा है, दिस इज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अमीन हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद टाइड एंड रिएजेंट। रिएक्शन विद टाइड एंड रिएजेंट। टाइड एंड रिएजेंट क्या होता है? टाइड एंड रिएजेंट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइड एंड रिएजेंट। तो जब आप एक प्राइमरी अमीन को टाइड एंड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपको क्या देता है? एल्काइल क्लोराइड देता है, नाइट्रोजन गैस देगा और साथ में वाटर फॉर्म करता है। नोट डाउन। सब स्मॉल स्मॉल मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा नोट करना है। रिएक्शन विद फॉस्जीन गैस। आपको पता है फॉस्जीन गैस कैसे बनती है? कोई बताए मुझे, हाउ टू प्रिपेयर फॉस्जीन गैस? किसी को पता है फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला या उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एनीवन? हाँ बोलो। सर फॉर्मूला COCl2 है। फॉर्मूला COCl2 है, परफेक्ट। और कैसे बनाते हैं COCl2 को? COCl2 को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लोरोफॉर्म को एयर में खुला छोड़ दीजिए। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म विल कन्वर्ट इनटू फॉस्जीन गैस। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है फॉस्जीन गैस के फॉर्म में। तो फॉस्जीन गैस को जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देता है? एक और पॉइजनस सब्सटेंस देता है, आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म करके देता है, एल्काइल आइसोसाइनेट। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट। चलिए, इसके बाद आते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक बेंजीन की रिएक्शंस। उसको हम लोग बोल सकते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो NH2 ग्रुप होता है या NR2 ग्रुप है, NH2 या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर NHR या फिर आप यहाँ पर NR2, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, कोई भी तरह का एमीन अगर आप लेते हैं तो ये कैसा इफेक्ट शो करता है, ये सब के सब प्लस M इफेक्ट देते हैं। और जितने भी प्लस M इफेक्ट के ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, यानी जब इन पे रिएक्शन कराई जाती है रिंग पर, तो ये रिंग के रिस्पेक्ट अपने NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनमें से जनरली पैरा मेजर होता है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसकी कुछ रिएक्शंस ही हमें देखनी है, बाकी सब तो कॉमन है, हम बार बार एक ही रिएक्शन नहीं लिखेंगे। तो एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। इसका ब्रोमिनेशन किससे रिजेंबल करता है? फिनॉल के ब्रोमिनेशन से। तो कोई मुझे बताएगा फिनॉल के ब्रोमिनेशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ब्राउन कलर एनीवन हाउ टू परफॉर्म ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल? क्योंकि अगर वो याद है तो ये आपको आसानी से याद आ जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर आपको ये भी परेशान करेगा ही करेगा। किसी को याद नहीं है? आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे भाई, तो बहुत गड़बड़ बात है। 12th का एग्जाम आपके सर पे है, जेई भी सर वो सर पे आ चुका ब्रोमीन है। वाटर वाला रिएक्शन। हाँ, वही वाली रिएक्शन। सर वो तीनों पे मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पे रिएक्ट करता है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है इसका स्टेप। तो अगर आपने यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एमीन लिया है, दिस एरोमेटिक एमीन इज नेम एज एनिलीन। तो इसको हम लोग जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर हमने इसको वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो ये ऑल एक्टिवेटेड पोजीशंस पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। ऑल एक्टिवेटेड, समझ में आया? और अगर हमने यहाँ पर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, हमने यहाँ पर क्या ले लिया? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उस केस में क्या होगा? अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया होगा तो यहाँ पर सिर्फ आइदर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है नाइट्रेशन। लेकिन आपको पीछे भी मैंने बताया हुआ है, फिर से बता रहे, हम एमीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते। एमीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एमीन अपने आप में एक बेस है और नाइट्रेशन के लिए हम लोग एसिड यूज करते हैं। तो एसिड और बेस अगर कांटेक्ट में आएंगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन करना प्रेफर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि फिनॉल इसका एमीन का नाइट्रेशन उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। NH2 ग्रुप का बेसिक नेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कि वो किसी भी एसिड से रिएक्ट ना करे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम लोग एनिलीन का एसाइलेशन कर देंगे। अब एसाइलेशन के लिए आपके पास एसिड का क्लोराइड हो सकता है या फिर आप एसिड का एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस। तो ये क्या करता है? ये भी एक एसिड होता है लेकिन एक वीक एसिड है। तो ये क्या करेगा? इस NH2 ग्रुप को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, ये इस NH2 ग्रुप के एक हाइड्रोजन को सिर्फ क्या करता है? कंज्यूम करता है।
ठीक है। अब आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में दोनों साइड पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अब आप इसका नाइट्रेशन करिए, अब आप इसका नाइट्रेशन करिए तो आप क्या देखेंगे कि ये आपको दो प्रोडक्ट देगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। पैरा वाला मेजर होगा, तो मैं मेजर वाले को ही यहाँ पर शो कर रहा हूं। आपको इस तरह से यहाँ पे नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये NH2 वापस रिटेन हो जाए, तो आपको सिंपली एक ही प्रोसेस परफॉर्म करना है, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ये ग्रुप वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको देखिए यहाँ पर नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिल गया। यानी यहां से आप डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एमीन एंड एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। बट अगर आपको ये बनाना है तो आपको इस तरह से पहले इसको प्रोटेक्ट करना होगा। ये भी देख सकते हो कि ये भी एक प्लस एम इफेक्ट का ग्रुप है, और प्लस इफेक्ट होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करा लेगा, लेकिन इसका बेसिक नेचर इतना कम हो जाता है कि ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। समझ में आया सबको ये कैसे इनडायरेक्ट नाइट्रेशन हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि ये कभी कभी आपको जस्टिफाई करने को आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो बिल्कुल इसी तरीके की रिएक्शन है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो अगर आप इसका सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनेशन के लिए भी हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, बताइए भाई। सल्फोनेशन के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं, ओलियम या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो ये भी तो एक एसिड और ये एक बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, रिंग पर रिएक्शन होने की जगह पर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, NH3 प्लस HSO4 माइनस। और फिर हम इसको हीट करते हैं अराउंड 475 केल्विन पर। इसको जब हीट किया जाता है तो ये आपका कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाता है। ये NH2 ग्रुप और इसके पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये एक एसिडिक पार्ट है, ये एक बेसिक पार्ट। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में एक ज्विटर आयन बनाता है। ज्विटर आयन का मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये H+ यहाँ पर देगा और ये H+ गेन कर लेगा। तो ये H+ जब गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, NH3+, और ये H+ लूज करेगा तो क्या बनाएगा, SO3-। इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, यानी एक ऐसा आयन जिसमें एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। वी कॉल देम ज्विटर आयन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्लियर है सभी को? बोलिए भाई। हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे रिंग की कुछ रिएक्शंस थी जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। हमारा एमीन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितनी एमीन में रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी हमने सारी कंप्लीट कर ली। मेनली एमीन में टेस्ट ज्यादा आते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स ज्यादा आती हैं, या फिर कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो एमीन में पूछी जाती हैं।